हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात होगी जिससे कॉमन एरर के 70% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यानी एक ही मेथड से कॉमन एरर के 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मजाक नहीं है, ये सत्य है। 30% क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उसका एक रीजन है। उस रीजन पे भी हम बात करेंगे। पहले शुरुआत करने से पहले हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। किसके बारे में? इंग्लिश का एक लेवल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश का एक लेवल भी तो होगा भाई। इंग्लिश का एक लेवल होगा और उस लेवल पे हमको बात करनी है। सपोज दैट कि इंग्लिश को सीखना बिल्कुल मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंग्लिश को सिखाने वाला कितना एक्सपर्ट है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट लोग जो तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, है ना, स्टेनो, सीपीओ, एसआई, ऐसे लेवल की तैयारियां कर रहे हैं। उन लोगों से मैं अगर मिलता हूं, मैंने देखा है पर्सनली कि अगर उन बच्चों को नाउन की डिफिनेशन की बात किया जाए तो सेम जो स्कूल के लेवल का बच्चा है और जो वो तैयारी कर रहा बच्चा है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। नाउन के 5 प्रकार तैयारी कर रहा बच्चा जानता है एडवांस लेवल पे, और नाउन के वही 5 प्रकार लो लेवल यानी प्राइमरी लेवल का बच्चा जान रहा है, जो हमारा हाई स्कूल हो गया है ना। नाउन की डिफिनेशन उसको पता है, नाउन की डिफिनेशन इसको पता है। तो क्या डिफरेंट क्या है? क्या डिफरेंट तुम जानते हो, ताकि तुम कुछ लोगों के सामने कह सको कि नहीं, इंग्लिश में मैं डिफरेंट जानता हूं। क्या डिफरेंट जानते हो? इस बात पे मुझे चर्चा करनी है। हम लोग आज एक मेथड को अप्लाई करेंगे। उस मेथड को अप्लाई करने के लिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख रखा है। मे बी आपको सेंटेंस दिख रहा होगा। हो सकता है सेंटेंस के कुछ लेटर वर्ड आपको समझ में ना आ रहे हों, तो उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। लिखा है, पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द hierarchy benefits hugely from bootlegging and the sale of illicit liquor during the state of prohibition. This is the sentence. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कॉमन एरर में था। मैंने इस सेंटेंस को वहां से उठाया और यहां आपके सामने लाया। इस सेंटेंस में एक एरर है। अब देखो, जो हमारे टीचर होते हैं उन लोगों का कंटेंशन देखो। अगर ये कॉमन एरर का सेंटेंस है, लेकिन हमारे जो टीचर हैं, जो हम लोगों को पढ़ाते हैं अच्छे लेवल पे, जो तैयारी करवाते हैं, वो क्या करेंगे कि सेंटेंस को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं उनको एरर समझ में आ जाएगा। यानी कोई एरर का पार्ट वो चुन लेंगे, उनको एरर मिल जाएगा। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर इसके मीनिंग को निकाल के तुमसे एरर तुमको समझ में आ जा रहा है, तो तुम फिर रूल क्यों पढ़ रहे हो? फिर रूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपको कंप्रहेंशन पढ़ने की ज़रूरत है। यानी इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। ये जो सेंटेंस को हम मीनिंग वाइज भी देख सकते हैं और इस सेंटेंस को हम ग्रामर वाइज भी देख सकते हैं। ठीक? यानी इसको हम मीनिंग वाइज और ग्रामर वाइज दोनों तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन ये कहाँ का सेंटेंस है? ये तो कॉमन एरर का सेंटेंस है। अगर ये कॉमन एरर का सेंटेंस है तो मीनिंग इसमें मायने नहीं रखती, इसमें ग्रामर मायने रखता है। अब मैं जैसे आपसे बोलूं कि ये कॉमन एरर का सेंटेंस है मेरे भाई, कॉमन एरर का सेंटेंस है। अगर मैं इसको पॉलिटिकल फंक्शनरीज से वहां से लेके यहां तक मैं पढ़ जाऊंगा तो मीनिंग तो अपने आप निकल आएगा। और देखो, आप पढ़ के ट्राई कर लो, क्या मीनिंग के आधार पे इसमें एरर समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग इसकी आसानी से निकल आएगी।
बात आती है कि आखिर कॉमन ईरर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। यानी मोटरसाइकिल जब आप चलाते हैं तो फ्रंट पे यानी हैंडल आपको पकड़ना होगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल रखता हूं कि मान लो मुझे तैरना सीखना है, मैं किसी एक्सपर्ट के पास गया, उसने मुझे तैरने के सारे रूल बता दिए, उस एक्सपर्ट ने तैरने के सारे रूल मुझे बता दिए। लेकिन क्या तुम लोग इस बात को सोचो, मैंने तैरने के सारे रूल मुझे पता हैं और मैं पानी में उतरा ही नहीं, तो क्या मैं तैरना सीख जाऊंगा? सेम तुम्हारी इंग्लिश में तुम्हारे साथ ये तुम्हारे टीचर ने किया है। तुमको बहुत सारे रूल पता है, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा तुम लोग रूल जानते हो, लेकिन उन रूलों को, उन जो इंग्लिश के रूल हैं, जब तक उसको आप सेंटेंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपकी नाव कहीं ना कहीं बीच मझधार में है। आप समझो इस बात को कि आप ना तो इधर हैं ना तो उधर हैं। जैसे तैरने वाले को आप रूल कुछ भी बता दो, जब तक वो पानी में नहीं कूदेगा तैरना नहीं सीख सकता है। आप कितना भी रूल जान लो, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसको यूज नहीं कर पाओगे, तब तक उस रूल का कोई महत्व तो नहीं है। तो यही बात मैं आप लोगों के सामने रखने आया हूं। अब मे भी कि आप देखें और शायद आपको कहीं ना कहीं एरर मिले, नहीं मिल रहा तो डोंट वरी, इसका पहले सिंपल सा जो तरीका है उसको हम सीखेंगे, इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे और हमें एरर फाइंड आउट आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, देखना, ध्यान देना। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी जब भी इंग्लिश का पेपर हमें मिलेगा, हम उसमें क्वेश्चन देखेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो अरे यार भाई सेंटेंस मिलेगा कि नहीं हमको, तो आप सब जानते हो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रक्चर बेस होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इस बात को ध्यान में रखो। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास, देखो इधर, तुम्हारा सब्जेक्ट बन सकता है या तो नाउन, नहीं तो प्रोनाउन, अगर नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भी हम सब्जेक्ट की तरह बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट की तरह उसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के एग्जाम्पल को अगर मैं लूं तो आपने देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग वहां पे V4 है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यानी सब्जेक्ट बनने के लिए आपके पास इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। पहली कंडीशन, सब्जेक्ट के लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इनमें से कोई एक होना चाहिए। बात वर्ब की, आप सब जानते हो कि आपके पास दो प्रकार की वर्ब होती है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब फाइनाइट लगती है, नॉन फाइनाइट तो कभी सेंटेंस बना ही नहीं सकती। और फाइनाइट वर्ब आपके सामने 5 होती हैं, V1, V2, V3, एक्सिलरी वर्ब के साथ V3, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड एक होता है V5। समझ में आया? ये आपकी फाइनाइट वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? फाइनाइट फॉर्म, वर्ब की फाइनाइट फॉर्म होती है। मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट के लिए ये देखना होगा, वर्ब के लिए यानी सेंटेंस होगा तो कहीं ना कहीं वर्ब होगी और उसमें आपको V1 और V5 डिस्टर्ब करेगी। एक्सिलरी वर्ब अगर ये मिलेगी तो ये डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन V1 और V5 डिस्टर्ब करती है, तो ध्यान से इसको देखना है। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, इसको भी ध्यान से समझो, ये तीसरा स्टेप है हमारा। देखो ऑब्जेक्ट बनने के लिए इधर देखना है ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट बनने की कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। एक, इस वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया
तो याद रखना वो नाउन या प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। एक देखो, और एक होता है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन कोई प्रोनाउन आ गया तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब दो चीजें और देख लो। ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की जो कैटेगरी होगी कितनी होगी? दो। एक वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट की डिफिनेशन होती है ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट। इसको जरूर ध्यान रखना। मैंने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट, यानी जो चीज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाएगी वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगी। बस यही है आपका रूल। अब देखो, ये तो मैंने आपको रूल बताया। अब जब तक इसको मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल करवा के नहीं दिखाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी बात, आप नहीं जान पाओगे। अब देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम नाउन को कैसे देखेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि नाउन खोजने के लिए आपको बताया गया है कि हमको डिफिनीशन याद रखनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या इस डिफिनेशन को याद करके आप लोग नाउन खोज सकते हैं? तो आई विल चैलेंज यू। आप हो सकता है अच्छे स्टूडेंट हों और अच्छे टीचर से इंग्लिश पढ़ चुके हों और ये वीडियो आपके सामने हो, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सिर्फ इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं वो आप ध्यान से देख के बाहर नोट डाउन करके मुझे मैसेज कर देना। आप मेरे जब वीडियो को देख लोगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ नाउन है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, वीडियो स्टॉप करिए और इसमें नाउन खोजिए और तुरंत मैसेज कर दीजिए। और हाँ, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, फीडबैक जरूर दिया करें। तो देखें, अब मैंने ये सारी कंडीशन आपके सामने रखी। नाउन को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी नाउन बाई चांस कभी हो सकता आ जाए, तो नहीं तो नाउन अपने चेला चपाटी के साथ हमेशा आता है। जैसे कोई नेता विधायक होगा ना, वो कभी अकेले नहीं फंक्शन में आएगा, आगे आगे उसके चेला चपाटी लगे रहते हैं, वही चेला चपाटी बताते हैं कि यही विधायक जी हैं। ठीक है, तो नाउन के लिए भी वैसे ही है, नाउन के साथ उसके चेला चपाटी रहेंगे, उनको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। ठीक है, ये एक नाउन की कैटेगरी है। नाउन को पहचानने की पहली कैटेगरी है कि नाउन के पहले डिटर्मिनर रहेगा। दूसरी कैटेगरी क्या है? या तो हो सकता है कि नाउन हो, उसके पहले एडजेक्टिव लगा हो और उसके पहले डिटर्मिनर लगा हो। एक कैटेगरी में ये हो सकता है, नाउन यहाँ दिख सकता है, यानी उस ग्रुप का लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा। अब इन सारी बातों को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। और मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि कॉमन एरर के 70% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे आज ही एक ही वीडियो से, तो ये बात सत्य है। आप इसको अप्लाई करना अपने क्वेश्चन में और देखना 100% आपसे क्वेश्चन बनेंगे। 30% क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसका एक कारण है, उस कारण के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलें हम इस रूल को यहाँ पे लाते हैं। हमने कहा है कि सबसे पहले हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजना है। सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास है? नाउन और प्रोनाउन। तो मैंने एक ग्रुप देखा, एक ग्रुप ये पूरा यहाँ तक है। ये ग्रुप में मैं इसको अगर देखूं तो मैंने देखा तो नाउन इस कैटेगरी में है, उसके पहले उसके चेला चपाटी रहेंगे। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये है नाउन, और नाउन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। तो ये रहा आपका एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे। ठीक, इसके बाद आप देखो, आपको एक प्रीपोजिशन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है? ये है प्रीपोजिशन। अभी अभी मैंने बोला है, ये देखो ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आ क्या सकता है? या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। देख लो ध्यान से, यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे उस ग्रुप को टारगेट करो। अब इस ग्रुप में यहाँ जाओगे तो यहाँ तक पूरा ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप का लास्ट वाला वर्ड ही नाउन होता है। तो मान लो ये लास्ट वाला वर्ड है, इसको हमने नाउन ले लिया। नाउन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। एडजेक्टिव से पहले
डिटर्मिनर, ये लो डिटर्मिनर। ये डिटर्मिनर भी बता रहा कि आगे नाउन आया हुआ है और प्रीपोजिशन भी बता रहा है कि आगे नाउन आया हुआ है। जैसे आगे वाला प्रीपोजिशन देखो, कंफर्म हो जाओ कि आगे कहीं ना कहीं नाउन आया हुआ है। इस प्रीपोजिशन को टारगेट करो, इस डिटर्मिनर को टारगेट करो, तो आगे आपको नाउन मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो, हिराकी ऑफ द हिराकी मिल गया। अब यहां पे देखो एक वर्ड ये है। अब ह्यूजली आप सब जानते हो कि ly लगा हुआ शब्द, जिस वर्ड में ly लगा हो वो एडवर्ब होता है और एडवर्ब वर्ब के बाद आता है। तो कंफर्म हो जाओ कि अगर ये ly लगा है तो ये है एडवर्ब और ये है वर्ब। अब देखो वर्ब के बाद हम एडवर्ब प्लेस कर सकते हैं, सो नो डाउट इज देयर, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम तो आप सब जानते हो कि प्रीपोजिशन है। कोई ऐसा बच्चा जो ना जानता हो कि फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है? अगर ये प्रीपोजिशन है तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आगे कहीं ना कहीं नाउन आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे बूटलेगिंग ये आपका नाउन है। इस नाउन को इस कंजंक्शन ने इस नाउन को इस नाउन के साथ जोड़ा है। ये देखो, ये एक नाउन ये है। ये नाउन कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है जो इंडिकेट करता है कि आगे वाला वर्ड नाउन है। फिर प्रीपोजिशन हमने देखा। प्रीपोजिशन अगर हमने देखा तो देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया हुआ है, कन्फर्म है। तो इसके ग्रुप में ना देखेंगे, इसका ग्रुप तो यहीं तक है, तो ये आपका नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या रख सकते हो? एडजेक्टिव रख सकते हो। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग, कौन कौन नहीं जानता कि ड्यूरिंग प्रीपोजिशन होता है? ये होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। स्टेट देख लो, नाउन है। ये प्रीपोजिशन भी बता रहा है कि आगे नाउन है और ये डिटर्मिनर भी बता रहा है कि आगे नाउन है। देख लो, ये है नाउन आपका। अब देखो यहाँ पे देखो, आपके सामने ये लिखा हुआ है ऑफ, यानी एक प्रीपोजिशन फिर दिखा। ये प्रीपोजिशन बता रहा कि आगे नाउन है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछने जा रहा हूं कि आपके सेंटेंस में देखो, कोई पूछे तो कितने नाउन है? देख लो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 noun in this sentence. There are 8 noun in this sentence. We find. दोनों लोग मिलके हम लोगों ने फाइंड किया। कितने नाउन? 8। इसके पहले आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी नाउन को फाइंड आउट करने में। अब यार फिर सामने एक बात और आ रही है, इस सेंटेंस में 8 नाउन लगे हुए हैं और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन? अब एक बात बताओ, 8 नाउन लगे हुए हैं, अब इन 8 का फंक्शन देखना होगा। इनमें से कोई एक ही नाउन होगा जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा। अब उन नाउन को हमें हटाना होगा। इधर ध्यान दो आप लोग, उन ऐसे नाउन को हमें हटाना होगा जो वर्ब के बाद आए होंगे और जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया होगा, उन दोनों को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो नाउन हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, ये नाउन इस प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ध्यान देना, ये नाउन इस प्रीपोजिशन के बाद आ रहा तो इस प्रीपोजिशन का ये नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे आ जाओ, ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब यहाँ पे आप आ जाओ, ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ये नाउन ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इस प्रीपोजिशन का ये नाउन ऑब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। दोनों नाउन भाई, दो नाउन एंड से जुड़े थे, दोनों ना होंगे, है ना। जैसे आपने सवाल किया था यहाँ पे 2 लिख के और ऐसे ऐसे कुछ की, ऐसे मुझे तो इतना गणित नहीं आती है, तो ये दोनों में अप्लाई हुआ था, याद आया? तो वैसे ही ये प्रीपोजिशन इन दोनों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमारा हो गया। प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन, सारे नाउन ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अभी देखते जाओ, ये नाउन
इस प्रीपोजिशन का ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देख लो, ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब आपके सामने एक नाउन ये बचा, तो ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ये हट गया। अब आपके सामने एक ही नाउन बचा है, इस नाउन के पहले ना तो कोई वर्ब है ना कोई प्रीपोजिशन है, तो ये नाउन सेफ है और यही नाउन इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। देख लो, ये नाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब ध्यान दो, हमको बताया गया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो कैटेगरी में होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसकी पहचान कैसे होगी? लास्ट में यस या यस लगा होगा। तो देखो यहाँ पे यस बता रहा है कि ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल की सिंगुलर? प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। लेकिन आप सब जानते हो कि वर्ब में अगर यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर, तो यहाँ पे तो इरर है ना, इसमें इरर है, यही तो इरर है। इसको सही करने के लिए हमें एस हटाना होगा, बेनिफिट करना होगा, फंक्शनरीज को प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब यानी V1। देख लो, इरर यहाँ पे था। बताओ, अब आप में से कोई जिसको समझ में बिल्कुल भी ना आया हो कमेंट कर देना। तो आई होप कि मैं जो भी बताया 100% आपको समझ में आया है। नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए आप और समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं बोल रहा हूँ, मेरे पर आप बिल्कुल विश्वास मत करो, आप क्वेश्चन बनाओ, आप अपने क्वेश्चन निकालो और उनको बनाओ और देखना बनते हैं क्वेश्चन तो आप ऑन द वे, यू आर ऑन द ट्रैक, आप ट्रैक पकड़ लिए हो और क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो आई होप कि वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करो, कमेंट किया करो, मैं सबका रिप्लाई भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।